आज से हम एक्चुअल में ऑफिशियल कंटेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल जो हमने डिस्कस किया था एक बार उसको रिकैप करते हैं। ठीक है, कुछ मैं नोट्स आपको लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको कुछ पीपीटी प्रोवाइड कर दिया करूँगा फॉर नोट पर्पस, ताकि आप फ्यूचर में अगर कोई इंटरव्यू वगैरह दे तो एटलीस्ट आपको पास नोट्स रहें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एम के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा एम है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, इसकी फुल फॉर्म है। बट इसकी कोई सर्टिफिकेशन आज के दिन माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड नहीं करता। बट आप ट्रेनिंग लेके आप अपने लोकल इंफ्रा नेटवर्क जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे आपके कंपनी के अंदर जो आपके सिस्टम्स हैं उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, यूज़र्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप इस कोर्स के अंदर आप सीख सकते हैं। तो एम को स्टार्ट करने से पहले हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर दो तरह के आर्किटेक्चर मॉडल होता है। एक होता है हमारे पास वर्क ग्रुप, अगर मैं नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करूं तो एक होता हमारे पास वर्क ग्रुप, और इसको हम लोग पीर टू पीर नेटवर्क भी बोलते हैं। पीर टू पीर नेटवर्क भी बोलते हैं। कुछ लोग उसको पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन के अंदर। तो पीर टू पीयर नेटवर्क और आप पीयर टू पीयर नेटवर्क जिसको हम लोग वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास डोमेन इन्वायरमेंट और से सर्वर क्लाइंट। मैं डोमेन लिख लेता हूँ पहले। एक होता है हमारा डोमेन नेटवर्क आर्किटेक्चर जिसके अंदर हम इसको बोलते हैं सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर। सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ मैं की पॉइंट लिखवा देता हूँ कि अगर कल को आपसे इंटरव्यू में पूछे कि चलो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर वर्क ग्रुप एंड डोमेन, क्या डिफरेंस है, क्यों हम डोमेन एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं, वर्क ग्रुप को हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं, तो वो आपके पास कुछ की कंपोनेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले मैं वर्क ग्रुप के बारे में लिख लेता हूँ कि वर्क ग्रुप में क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क ग्रुप की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ अ पीर टू पीर नेटवर्क मॉडल। वर्क ग्रुप जो है इट इज़ अ पीर टू पीर नेटवर्क मॉडल। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो जब आप फ्री होंगे तो आराम से इस वीडियो को रिकॉल कीजिएगा। और ये जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू कि इसको नोट कॉपी पे जरूर लिखें। ठीक है, बाद में, ताकि आपके पास एटलीस्ट ये नोट्स रहेंगे, आप रिवीजन करेंगे एंड देन समवन आस्क इन द इंटरव्यू कि कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द वर्क ग्रुप एंड डोमेन। तो आप क्या करेंगे कि आज आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन मिल गया एमसीएससी के अंदर कि बेसिक्स यही होते हैं कि सबसे पहले आपके बेसिक्स डिफरेंस जानेगा कि आपके बारे में, आपको एमसीएस से क्यों करते हैं, डोमेन क्या है, ठीक है, वर्क ग्रुप क्या है। तो ये एक तमाम चीज़ें जो आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन, तो लेट्स मी वर्क ग्रुप के हम बारे में लिख रहे हैं। तो वर्क ग्रुप जो है वो एक पीर टू पीर नेटवर्क मॉडल है। इसमें नो सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड नो सेंट्रलाइज कंट्रोल, इसमें आपको कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं मिलता। ईच कंप्यूटर सिस्टम इज अ स्टैंड अलोन सिस्टम विद, बोल सकते हैं विद इट्स ऑनर, विद ऑनर नहीं लिखेंगे, ऑन यूजर अकाउंट। तो जो आपका वर्क ग्रुप मॉडल है उसमें आपके सभी के सभी सिस्टम एक स्टैंड अलोन में काम करता है। स्टैंड अलोन का मतलब है कि उसका कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर। सुटेबल फॉर, अगर हम पी टू पी नेटवर्क को कहाँ यूज़ करते हैं, वर्क ग्रुप नेटवर्क कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो बोल सकते हैं सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ऑल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली लेट्स आप बोल सकते हैं वेयर टेन टू
20 सिस्टम्स। जहाँ पे 10 से 20 कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पे हमें वर्क ग्रुप पे ही अपना नेटवर्क चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अब ऐसा नहीं है कि आप 15-20 अगर आपके कंप्यूटर तो वहाँ पे डोमेन नहीं क्रिएट कर सकते, बट एक स्टैंडर्डाइज ऑप्शन है कि अगर आपके 10-15 कंप्यूटर हैं तो उसके लिए क्या आप डोमेन कंट्रोलर यूज़ करोगे। आप 10 कंप्यूटर को आप अकेले मैनेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। आ, इसमें क्या होता है कि ईच कंप्यूटर, गेस जस्ट अ मिनट, मुझे एक कॉल अटेंड करना, गिव मी अ मोमेंट, हाँ गेस जस्ट अ मिनट। चलिए, तो तो हम लिख रहे थे कि ईच कंप्यूटर जो है, ईच कंप्यूटर मैनेज इट्स ऑन सिक्योरिटी एंड रिसोर्सेज। आपके नेटवर्क में अगर हम पी टू पी वर्क ग्रुप के नेटवर्क की बात करें तो वर्क ग्रुप नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी उस पर लोकली हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। लेट्स से अगर मेरे को कहा जाता है कि हमें अपने नेटवर्क में ना यूएसबी को ब्लॉक करना है, कि कोई बंदा अपने नेटवर्क में पेन ड्राइव या फ़ोन अगर लगा के कोई डेटा को अगर कॉपी पेस्ट करना चाहे तो ना कर पाए, यूएसबी को ब्लॉक कर दो। तो आप उस केस में क्या करोगे, क्योंकि आपका वर्क ग्रुप नेटवर्क या कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो आपको ईच एंड एवरी सिस्टम पे जाना रहेगा और आपको यूएसबी को ब्लॉक करना पड़ेगा। आपकी कंपनी कहती है कि हर सिस्टम पे कॉमन वॉलपेपर होना चाहिए, तो अब वो आपको एक एक मशीन पे जा जाके मैनुअली उस वॉलपेपर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कोई भी सिक्योरिटी, अगर कोई भी पॉलिसी आपको इंप्लीमेंट करना है इन वर्क ग्रुप, आपको वन बाय वन सिस्टम में एक एक करके जाके सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम मैनेजमेंट नहीं होता है इन योर वर्क ग्रुप नेटवर्क। तो दिस इज़ द वर्क ग्रुप नेटवर्क की मैंने कुछ पॉइंट लिखवा दिए। दिस पॉइंट इज़ इनफ फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ठीक है, कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ वर्क ग्रुप नेटवर्क, तो आप ये 5-6 लाइन बता सकते हो, बाकी थोड़ा सा गूगल वगैरह कर लेना और आपको 1-2 लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर द वर्क ग्रुप। अब जो अगला एनवायरनमेंट है हमारे पास वो है डोमेन। ठीक है, डोमेन। अभी डोमेन में क्या होता है, सो सबसे पहले हम बात करें, इट इज अ क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल, आर्किटेक्चर मॉडल। ठीक है, सेंट्रलाइज कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ठीक है, इसके अंदर आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है, लेकिन मैं यहां पे लिखता हूं वाया अ डोमेन कंट्रोलर। सर्वर, हम अपने नेटवर्क में एक डोमेन कंट्रोलर सर्वर को क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, और जिसके थ्रू हम अपने पूरे नेटवर्क के को या जो सिस्टम्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसको लिख सकता हूँ, सेंट्रलाइज कंट्रोल वाया डोमेन कंट्रोलर सर्वर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टिपिकली a Windows server with Active Directory, यानी हमें एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू हम अपने नेटवर्क को सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं यूजर्स लॉग इन विद यूजर लॉग इन विद अ सिंगल डोमेन अकाउंट। आप एक सिंगल डोमेन अकाउंट से कहीं पे भी नेटवर्क पे लॉगिन कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक सर्वर पे एक आईडी क्रिएट कर दी, लेट्स से यासिर जी के नाम से। अब अगर यासिर जी हमारे नेटवर्क में 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं, किसी भी मशीन पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल मशीन्स आर कंट्रोल बाय अ डोमेन कंट्रोलर। तो हमें उन 100 मशीनों पे जाके यूजर आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आई विल क्रिएट अ यूजर ओनली ऑन अ डोमेन कंट्रोलर, सिंगल पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रहता है हमारा। तो वहां पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे एंड देन यू विल log in with the entire network. So user log in with a single domain account
that work all across all computers in the domain, in the डोमेन। ठीक है, तो आपको सेंट्रलाइज लॉगिन सिस्टम मिल जाता है डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर, आपको हर मशीन पे यूजर आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, आपके लार्ज एनवायरनमेंट के अंदर हमेशा आपको डोमेन कंट्रोलर 100% मिलेगा ही मिलेगा। मोर सिक्योर एंड स्केलेबल but require more setup and maintenance। आपको उसको मेंटेनेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है टाइम टू टाइम, कि जैसे कोई मेरे सारे सर्वर जो है प्रॉपरली वर्किंग है तो नहीं है, मेरे सारे नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी हमें बीच बीच में ऑडिट भी करना होता है। ऐसा नहीं कि लगा दिया और छोड़ दिया कि भी चलो चलते रहने दो, ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में आपको मेंटेनेंस भी रिक्वायरमेंट होती है, टाइम टू टाइम आपके सर्वर को अपडेट करना होता है, बैकअप लेना होता है, बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं। धीरे 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 हम सभी चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर वर्क ग्रुप एंड डोमेन। तो आज एक काम करते हैं, एक सबसे पहले एक छोटा सा लैब करेंगे। टुडे इज अ लैब। ठीक है, लैब में अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट वन डोमेन कंट्रोलर। तो देखो मैं आपको बताऊं कि अगर मान के चले ये जो डोमेन कंट्रोलर है ये रेगुलर एक्टिविटी में नहीं आता है। अगर हमारा कोई कंपनी ने एक नया सेटअप ओपन किया है, कोई नई कंपनी ओपन करी है, तो डेफिनेटली हमें वहाँ पे डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो पहले तो हम एक डोमेन कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे और कुछ मैं आपको देखो, क्योंकि वी आर डूइंग अ प्रोफेशनल थिंग्स आर राइट, वो जो इंस्टीट्यूट लेवल की जो ट्रेनिंग है उसकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हालांकि ट्रेनिंग हम लेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको प्रोफेशनल लेवल की बताऊंगा कि जब हम एक डोमेन कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं तो क्या क्या तमाम चीज़ें हम उसके अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे एज इनिशियली। ठीक है, कि जिसे हम चेकलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको कुछ चेकलिस्ट दे दूंगा। तो एक नेटवर्क में अगर आप डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो किन किन बातों का आप खासली ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम डोमेन कंट्रोलर बना लेते हैं। तो क्रिएट और डोमेन कंट्रोलर, तो डोमेन कंट्रोलर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, वी रिक्वायर्ड वन विंडोज सर्वर मशीन। तो देखिए, हाँ जी बोलिए मोनू जी। सर मैं ये कह रहा था कि जब हम डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो हमें कोई पोर्ट वोट रिक्वायर्ड होते हैं सारे। वो सारी चीज़ बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, देखिए पोर्ट ओपन करने के लिए आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने नेटवर्क में एक डोमेन कंट्रोलर को रन कर रहे हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी टीम आपसे पूछेगी, मुझे बताइए कि आपके कौन कौन से पोर्ट्स आपको ओपन करवाने, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर अच्छी कंपनी में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको सर्वर एनवायरनमेंट ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी टीम भी होगी, तो सिक्योरिटी टीम आपके सर्वर पे सारे पोर्ट्स अलाउ नहीं करेगी। वो बोलेगी कि जो सर्विस उस सर्वर के लिए रिक्वायर्ड है मुझे उनके पोर्ट्स बता दीजिए, सिर्फ वही सर्विस के लिए मेरा फायरवॉल अलाउ करेगा, ताकि आपकी एक नेटवर्क सिक्योरिटी बनी रहे आपके नेटवर्क की। तो जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा। एक बार हम डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी एक दो क्लास के बाद मैं आपको कुछ पोर्ट, जब मैं आपको चेकलिस्ट बताऊंगा ना, उस चेकलिस्ट के अंदर यह बात रहेगी कि आपके कौन से पोर्ट ओपन करने, और उसको नोट कर लेना। कल को अगर आपको कोई सिक्योरिटी टीम पूछती है कि सर्वर के लिए, विंडोज सर्वर के लिए हमें कौन से, जो भी आप डोमेन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, कौन से पोर्ट ओपन करने हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने डिश टीवी आपने सुना होगा, पैन इंडिया में पूरा मैंने डिश टीवी में काम किया हुआ है। उनका एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर है ग्रेटर नोएडा के अंदर। ठीक है, परी चौक के पास।
तो वहाँ पे उस डेटा सेंटर के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट, वैसे तो हमारे पैन इंडिया में बहुत सारे अदर ऑफिसेज थे, लेकिन जो ग्रेटर नोएडा था जो कि मेन था, सारा वहीं से ही ऑपरेट होता था, सारे वहीं से मैनेज होते थे और हमारी पूरी टीम वहीं बैठती थी। तो मेरा ज़्यादा लॉन्ग टर्म वहाँ पे रहा नहीं, बट जितना इन्वायरमेंट रहा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ऑब्जर्व करी। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट था, क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ नेटवर्क, आई एम द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड एज वेल एज सर्वर, तो मुझे सारी एनवायरनमेंट का जो एंटायर ऑपरेशन है उसके बारे में मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती हैं। तो हम एज अ नेटवर्क में, क्योंकि मैं नेटवर्क में भी काम करता हूँ सिक्योरिटी में, फायरवॉल में, तो हमने वो रिक्वायर्ड पोर्ट हमने पूछे थे कि भैया कि सर्वर पे, हालांकि मुझे भी मालूम है बट क्योंकि मैं द पार्ट था वो आपके नेटवर्क और सिक्योरिटी का ज़्यादा था, सर्वर का लिमिटेड ही मेरे पास थे क्योंकि टीम दूसरी थी। तो हमें पूछना होता था कि भाई टेल मी अबाउट द विच पोर्ट वी नीड टू अलाउ इन योर डोमेन एनवायरनमेंट, तो हमें वो पता होनी चाहिए, तो चेकलिस्ट के अंदर आती हैं, तो डिस्कस करेंगे वो भी, ठीक है। तो डोमेन कंट्रोलर हम बनाने से पहले हमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक विंडोज सर्वर की मशीन चाहिए। अब देखिए जो विंडोज सर्वर्स हैं वो हमारे पास अगर बात करें तो 2012 से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। 2003 और 8 बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो अब 12 से लेके जितने भी आगे के हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम है दिस आर द लुक लाइक सेम, ठीक है। तो 2012 है, 2016 हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2019 है, 2022 है, 2025 भी आ चुका है। तो दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स वी हैव, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर मुझे कौन से में करना चाहिए। देखिए आप किसी पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके लोकल रिसोर्सेज कितना आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास हायर कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम्स वगैरह हैं देन यू कैन गो फॉर द 2025-22 दैट्स वेल, बट आई विल रिकमेंड कि आप स्टार्ट करें 2012 से, ठीक है। मैं क्यों 2012 से कर रहा हूँ कि देखिए कभी कभी आप ऐसे कंपनी के अंदर भी काम करेंगे जहाँ पे अभी ले लेता हूँ आपके क्वेश्चंस। 2012 के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके चल रहे होंगे, अब आपको 2012 को अपग्रेड करना है ना, आपको अपग्रेड करना है। तो जब 2012 को आप लेट्स से आपकी कंपनी कहती है कि हमारे 2012 जो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट मी अपग्रेड इट, तो अपग्रेड करने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा वो चीज़ें भी तो हमें सीखनी है ना। तो मैं इसलिए मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग 2012 से अगर हमें 19 पे मूव कर रहा हो या 22 पे मूव करना हो तो हम कैसे रहेंगे, कैसे मूव करेंगे, कैसे हमारे स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। बट हमारे जो 95% प्रैक्टिकल हमारे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कर सकते हो। इनके जो फीचर्स है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल आपको 2012 में भी सेम, 2016 में भी सेम मिलेगा, 2019 में भी, 22 में भी, 25 में भी, उनमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। जो कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं देयर इज नो चेंजेस। ऐसा नहीं कि 2012 की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी और 2025 की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, नो, कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स आर एग्जैक्टली सेम। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं दैट शुड बी एग्जैक्टली सेम। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा क्योंकि 2012 में जो बग्स थे, जैसे उसका पावर शेल का वर्जन हो गया या हाइपर वी का वर्जन हो गया या जो भी इसके जो भी वीक पॉइंट्स थे आपके 2012 के, दैट इज इम्प्रूव बाय इन 2025, ठीक है। 2025 ऑपरेटिंग वो काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं। और दूसरा हम यूआई बोल सकते हैं कि जो उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो लिटिल बिट डिफरेंट। 2022 तक का अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली सेम रहता है, 12, 16, 19, 22 इन तीनों के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑलमोस्ट सेम है। 2025 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑलमोस्ट जस्ट लाइक अ विंडोज 11 लुक लाइक, ठीक है। तो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2007 को भी यूज़ कर रहे हैं, 2000 सॉरी विंडोज 7 को भी यूज़ कर पा रहे हैं, 10 को भी कर तब भी आप काम कर पाएंगे, अगर कोई विंडोज 11 दे दे तो भी आप काम कर पाएंगे, क्योंकि बस यूआई गेटिंग चेंज, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाँ कुछ सिक्योरिटी चीज़ें इंप्लीमेंट की गई हैं। तो क्या की डिफरेंस है 2012 में, क्या 2016 में क्या चेंजेस किए गए, 2019 में क्या चेंजेस हुए तो ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसी ने हैंड रेस किया था, अब आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो हम विंडो यूज करते हैं 2007, 2008, 9 और 10, और अभी इसमें आप बता रहे हैं कि 2012, अगर ये जो 2012 है वो मैं अभी बता रहा हूँ ये क्या वो चीज़ है। 2007 से रिलेटेड है या क्या है? नहीं नहीं नहीं, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। एक्चुअली में देखिए हमारे पास विंडोज़ के अंदर दो तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप की बात कर रहा हूँ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप की बात कर रहा हूँ। तो दो तरह के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक होता है हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्लाइंट ओएस लिखा, और एक होता है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो तरीके के विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। क्लाइंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो हमारे यूज़ किया जाता है होम यूज़र्स के लिए। इसको डिज़ाइन किया गया किन के लिए, होम यूज़र्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए
7 हो गया, विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, और लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है, विंडोज़ 11। दीज 11। आर द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डिज़ाइन किया गया होम यूज़र्स के लिए। क्या कोई बंदा घर के जितने भी आप घर में आप यूज़ करते हैं या आप अपने ऑफिस में जो क्लाइंट, जो भी आप एज अ क्लाइंट है, आप कस्टमर्स हैं या यूज़र्स हैं, तो ये मोस्टली आपके होम यूज़र्स या ऑफिस यूज़र्स, इनके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया। क्लियर है, यस और नो? आप रेगुलर में इसी में काम करते हैं, पर जो नेटवर्क ऑपरेटिंग यस। सिस्टम गया है इसको डिज़ाइन किया गया है आपके स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए। जैसे विंडोज़ सर्वर, इसका नाम है विंडोज़, इसको पूरा बोलते हैं विंडोज़ सर्वर 2012। आप विंडोज़ 2012 नहीं बोलेंगे, यू विल से विंडोज़ सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर वर्ड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, विंडोज़ सर्वर। तो यानी ये जो है ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, और इनको डिज़ाइन किया गया है फॉर द स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए। क्लियर है? तो ये डिफरेंट जैसे हमारे विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, 11 है क्लाइंट के अंदर, वैसे सर्वर में भी विंडोज सर्वर 2012 है, 2016 है, 2019 है, 2022 है एंड 2025 है। क्लियर है जैसे जी? यस सर। तो दीज आर द यस डिफरेंट। सर। यस तो सर। अब आपका यस। बिल्कुल देखिए, अब आप बोले कि इनको जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन यूज करते हैं, आपके सिस्टम इंजीनियर जो होते हैं, जी। या फिर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बोले, जो आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जैसे हम लोग, तो हम लोग इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करते हैं ताकि हम एक्चुअल में सर्विसेज प्रोवाइड करें और हमारे नेटवर्क में जो ये विंडोज सर्वर्स हैं इनको मैनेज कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो डाउट? नो सर। ठीक है। थैंक यू। तो थैंक यू। हम क्या करेंगे, अभी 2012 को यूज़ करेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, देखिए हम सब कुछ वर्चुअलाइजेशन पे करेंगे। तो मेरे पास एक मशीन है जिस पे मैंने एक टूल इंस्टॉल किया हुआ है, VMware वर्कस्टेशन। मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं है। VMware वर्कस्टेशन को हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और इसी VMware वर्कस्टेशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं। तो डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एटलीस्ट एक विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो अब हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, अभी यहाँ तो हम वर्चुअलाइजेशन पे कर रहे हैं, रियल प्रोडक्शन पे हमारे पास एक डेडिकेटेड सर्वर होगा, हार्डवेयर सर्वर होगा, उसके ऊपर हम CD लगाएंगे या पेन ड्राइव लगाएंगे और उसको दिखाएंगे। तो आपको मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा फॉर यू गाइस, जो लोग ज़्यादा डेटा सेंटर में काम नहीं किए हैं, खास करके यासिर जी के लिए, और नीरज जी भी शायद होंगे उनमें, मे भी मन्नू जी को आइडिया है इन चीज़ों के बारे में। बट आप सभी के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेजूंगा। कल आई विल गो इन द ऑफिस, तो ऑफिस में जाके मेरे घर में ऑफिस में जो सर्वर लगा हुआ है, सर्वर एक्चुअली में रियल में कैसा दिखता है आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा मैं। ठीक है, टुमारो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस, ताकि सर्वर आपको एक्चुअली में दिखता कैसे है वो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हम विंडोज सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा हार्डवेयर नहीं है। अगर आपका हो तो मैं यूट्यूब में एक छोटी सी वीडियो दे दूंगा जहाँ पे एक रियल हार्डवेयर के ऊपर कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, दैट विल बी हेल्प फॉर यू गाइस। ठीक है, तो अभी मेरे पास तो ऐसा कोई विंडोज सर्वर नहीं है, बट अभी मैं डेफिनेटली प्लान करूँगा कि मुझे अब एक विंडोज सर्वर के ऊपर मैं आपको देखता हूँ, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं अभी परचेस करने की सोच रहा हूँ। तो अगर मैं परचेस करूँगा तो उसका छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, और उस सर्वर के ऊपर हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यू विल बी वेरी हेल्प यू। तो वैसे यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैं देखता हूँ, एक दो वीडियोज़ अच्छे वीडियोज़ आपके लिए भेज दूँगा, ताकि आपको एक्चुअली उस वीडियो जरूर देखना, उससे आपको एक पिक्चर क्लियर होगा कि अच्छा रियल में ऐसे होता है। ठीक है ना? चलिए, तो यस सर। तो मैं पहले तो ये मेरा विंडोज, अब देखिए मेरे पास क्या है, एक विंडोज 10 है, ये विंडोज 10 है, मेरे घर पे पड़ोस में यहीं से बगल में रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं एक VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल करूँगा, जो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं ये VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल है। डबल क्लिक करा मैंने उसको ऊपर, ये आया। अब यहाँ पे मेरे पास ये पुराने सर्वर बने थे जब मेरे MCS से क्लासेस चलती हैं, मैंने बहुत सारे भी बना रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक मैं यहाँ पे एक विंडोज़ एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, देखते हैं 2012 इंस्टॉल करेंगे, 16 जो भी मेरे पास पड़ा वो इंस्टॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँगा। पहले तो मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बना लेता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास कौन से ड्राइव में स्पेस ज़्यादा है। सो मेरे पास ऑलमोस्ट सभी फुलफिल हुए पड़े हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो लग रहा है वो E ड्राइव में लग रहा था। आई एम गोइंग टू द E ड्राइव,
बाकी मैं भी सारे डिलीट मार दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फाइल का नाम लेट्स से टेस्ट डीसी। एक टेस्ट डीसी के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर को ओपन किया और इसको मैंने कॉपी कर लिया, और इसी फोल्डर के अंदर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत इजी है। ये जितने भी फाइल बने हुए हैं वो ऑलरेडी पुराने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा और एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैं विंडोज सर्वर के लिए क्रिएट करूँगा, तो न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैंने चूज़ किया आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। आपको यही चूज़ करना है। अगर आपने यहाँ पे ये चूज़ कर लिया तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो वो आपसे की मांगेगा। अब आपके पास की नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ोगे, तो इसीलिए आप हमेशा क्या चूज़ करोगे, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम एट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, लिनक्स का कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट, मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब देखता हूँ मैं कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा वर्जन पड़ा हुआ है, तो लेट मी ओपन द माई सॉफ्टवेयर। तो मेरे पास शायद ई ड्राइव में एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर है, इसमें मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फोल्डर है, इसमें मेरे पास सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहा 2012 R2 पड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं 2012 R2 ही लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर में 2012 को 16 पे मूव कर पाऊँ, और आपको मैं दिखाऊँ कि कैसे किया जाता है। वो भी तो सीखना है, अपग्रेडेशन और ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर डे टू डे एक्टिविटी, ठीक है। तो 2012 को हम इंस्टॉल करेंगे, तो मैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो लोकेशन है जस्ट कॉपिंग इट। तो मैं विंडोज़ का 2012 इंस्टॉल करूँगा, तो यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे, और ये रहा विंडोज सर्वर 2012, इसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सर्वर का नाम आप क्या रखेंगे, मैं भी सर्वर का नाम रख लेता हूँ, लेट्स से ओके SITC DC, सिंग IT कॉन्सेप्ट DC, SITC DC मैंने इसका नाम दे दिया है। SITC जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का मैं चलाता हूँ सिंग IT कॉन्सेप्ट के नाम से, तो मैंने उसके नाम से दे दिया। जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा उस कंपनी के नाम से आप DC बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने SITC DC के नाम से दे दिया मैंने नाम इस मशीन का। अब इस मशीन को आपको सेव कहाँ करना है, तो मैंने आपको बताया था कि हमने अभी सॉरी ये नहीं है, ई ड्राइव में हमारे पास शायद डी ड्राइव में हमने बनाया था। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैंने कौन सी ड्राइव में बनाया था। ई ड्राइव में हमने एक टेस्ट डीसी के नाम से बनाया था, तो टेस्ट डीसी का नाम हम SITC DC कर देते हैं। रुक जाओ, आई एम गोइंग टू द ई ड्राइव अगेन। ई ड्राइव के अंदर हमने जो टेस्ट डीसी के नाम से फोल्डर बनाया था, ये इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। आई विल से SITC DC, ठीक है, और इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब आपको हार्ड डिस्क का साइज़ कितना रखना है, तो मैंने कहा कि चलो यार 100 GB रख लो, ठीक है। और यहाँ पे आप चूज़ करेंगे स्टोर वर्चुअल डिस्क इन अ सिंगल फाइल। देखो आप अगर इस वाले पे क्लिक करोगे तो आपकी जो ये फाइल बनेगी उस ड्राइव में, उसके मल्टीपल पार्ट्स बन जाएंगे, तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी हार्ड डिस्क बने वो एक सिंगल फाइल पे ही बने, तो मैंने यहाँ पे स्टोर वर्चुअल डिस्क इन अ सिंगल फाइल। आपकी एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बनेगी जो कि एक सिंगल फाइल में ही मेंटेन होगी। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन मल्टीपल फाइल्स बन जाएंगे, तो मल्टीपल फाइल को मैनेज करना दिक्कत है, तो मैं इसको सिंगल पे रखता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और मैं यहाँ पे ओके नहीं करूँगा, आई विल गो टू द कस्टमाइज हार्डवेयर, क्योंकि मुझे रैम बढ़ानी पड़ेगी। तो मेरी रैम अभी बाय डिफॉल्ट कितनी है, 2 GB है। आई विल से एस 4 GB, एटलीस्ट आप 4 GB कर लो और क्लोज कर लो। और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो नेटवर्क अडेप्टर है, इसको मैं ले लेता हूँ एज अ ब्रिज पे। नेटवर्क अडेप्टर को मैंने ब्रिज पे ले लिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर मेरे ब्रदर आएंगे तो उसको ये मशीन चाहिए होगा, तो हमें एटलीस्ट रिमोट ले पाएँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर क्या कर लिया, ब्रिज कर लिया। आप भी ब्रिज ही कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको यूज़ करना है। तो मैंने नेटवर्क जो टाइप रखा वो ब्रिज रख दिया, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। क्यों रखा, डेफिनेटली मैं एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी हम जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारा फोकस हमारा एक्टिविटी को मैनेज करना, मतलब क्लियर करना। नेटवर्क वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स से फिनिश, जब हम मल्टीपल सर्वर्स कनेक्ट करेंगे, फिनिश करेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये मशीन क्रिएट हो गया। अब इस मशीन के ऊपर हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। यस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं।
सर जी इसमें दो स्टेप स्किप नहीं होगे। एक तो जो है कि वो विंडोज सर्वर की फाइल अभी डालूंगा हमने ना, कहाँ से अभी डाउनलोड अभी करनी? करूंगा वो मैं फाइल दूंगा आपको मैं। यू नीड टू नो अच्छा अच्छा, आपको आपके पास कहीं तो जाने ऑलरेडी पड़ी। की। यस आई हैव ऑलरेडी, मेरे ठीक। पास सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और और दूसरा ये जो वर्चुअल मशीन है, हम्म, ये इसका भी। डेफिनेटली उसको, उसकी जिम्मेदारी मेरे ठीक ऊपर छोड़ दीजिए। जो ठीक है ये सर, ठीक है, VMware ठीक। वर्कस्टेशन वाली जो एप्लीकेशन है और विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो iOS है, वो दोनों चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक इवनिंग में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेंगे। तो यहाँ पे CD DVD SATA ड्राइव पे जाएंगे आप, और यहाँ पे आपको यूज, मैं लिखा देता हूँ, आपको CD DVD में जाना है, फिर आपको यहाँ पे यूज iOS फाइल लेनी है। अब आपको फाइल का वो बताना है। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट विंडोज 7 का ले रखा है, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन ब्राउजर। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेरा। यहाँ पे मेरे पास विंडोज सर्वर 2012 का R2 का मेरे पास क्या iOS वर्जन है, ओपन किया और हमने यहाँ से ओके कर दिया। सिंपल इज दैट। अब इसको हम करेंगे पावर ऑन, और इसको मैं ले लेता हूँ फुल स्क्रीन पे। अभी रुकिए, चलने दीजिए इसको ऐसे ही। तो देखिए विंडोज सर्वर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अभी हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं। जब तक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं होगा तो डोमेन कंट्रोल हम कैसे बनाएंगे, तो डोमेन कंट्रोल का बाद का पार्ट है, नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर बता भी रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास विंडोज सर्वर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, तो विंडोज सर्वर में कोई भी विंडोज सर्वर हो, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे दो टाइप्स होते हैं। विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है हमारा GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता हमारा सर्वर कोर, जो टोटली क्या है, CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब आप विंडोज सर्वर को इंस्टॉल करने जाते हैं तो आपसे पूछता है कि भैया आपको सर्वर कोर इंस्टॉल करना है या आपको, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप एडिशन, ये आपको डेस्कटॉप एडिशन यूज करना है। तो बता दूं कि आपको 99% यही इंस्टॉल करना है, क्योंकि सारा का सारा सर्वर जो है वो ग्राफिकली मैनेज होता है। बट सम 1 और 2% हमारा सर्वर कोर भी यूज होता है। लेकिन सर्वर कोर में आपको कोई भी ग्राफिकल एक्सेस नहीं मिलता है, आपको सारा सर्वर को कमांड के थ्रू मैनेज करना होता है, जिसके लिए एटलीस्ट आपको पावर शेल वगैरह थोड़ी बहुत आनी चाहिए। सारा का सारा सर्वर आपको उससे मैनेज होता है। बट टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको सिखाऊंगा कुछ CLI बेस्ड कमांड सिखाऊंगा मैं आपको। तो हम सर्वर कोर पे भी काम करेंगे कि एटलीस्ट कल को सर्वर कोर आपको थोड़ा बहुत मिल जाए तो कैसे उसको मैनेज करेंगे। आई विल बी देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हम लोग डेस्कटॉप एडिशन पे फोकस करेंगे। CLI का हमारा एक अलग से पार्ट रहेगा जहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें CLI के थ्रू भी बताऊंगा। क्लियर है? यस सर। सर ये जो आपने पावर शेल का कहा है, ये पावर शेल जो है ये लिनक्स की प्रोडक्ट है? नहीं, इट्स अ विंडोज प्रोडक्ट, प्री अच्छा, विंडो इंस्टॉल्ड। प्रोडक्ट, यस, ठीक। पावरशेल इज अ ठीक CLI बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे आप अपने सर्वर को कमांड के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हो, स्क्रिप्ट के थ्रू ऑपरेट कर ठीक सकते हो। एंड पावरशेल इज अ विंडोज प्रोडक्ट, नॉट लिनक्स। ठीक है, ठीक सर जी। इसीलिए ठीक अगर आप क्लाउड करते हैं, एजोर करते हैं, तो आपको पावरशेल आनी चाहिए, और अगर आप AWS करते हैं तो आपको लिनक्स आनी चाहिए। होता है ना सर? ठीक ठीक ठीक, जी राइट। जी जी, सही सही। तो हम डेस्कटॉप एडिशन पे जाएंगे। तो अब यहाँ पे चलिए, तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ये चार चीजें। अब आपके पास स्टैंडर्ड वर्जन है एक, मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं गिव मी अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ।
अब थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू दैट। और मैं इसको एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं ले लूँ, अरे बाप रे, ये नहीं, हाँ ये बढ़िया हुआ, सबसे बेस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे ऊपर आ रहा है विंडोज सर्वर स्टैंडर्ड एवोल्यूशन, ये हमारा स्टैंडर्ड जीयूआई। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ ना, तो देखिए ऊपर लिखा रहा है सर्वर कोर और नीचे आ रहा है सर्वर विद जीयूआई। अभी तो 2012 में जीयूआई लिखा रहा है, लेकिन जो हमारे 22 है, 16 है, 19 है, उसमें आपका लिखा था डेस्कटॉप एडिशन। तो समझ जाना ग्राफिकल की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कि डेटा सेंटर में और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। आगे चल के हम लोग इस थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमारे पास हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ स्टैंडर्ड वर्जन होते हैं। मोस्टली 2 मिलेंगे आपको, स्टैंडर्ड एंड आपके डेटा सेंटर। क्या डिफरेंस है उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तब हम देखेंगे। अभी के लिए मैं स्टैंडर्ड ले लूँ, डेटा सेंटर ले लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ जो कि स्टैंडर्ड वर्जन है। विंडोज सर्वर का स्टैंडर्ड ले रहे हैं विद जीयूआई। ध्यान रखना ऊपर वाला इंस्टॉल मत कर देना, नहीं तो आप इंस्टॉल तो कर दोगे, बाद में आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई जियोग्राफिकली एक्सेस नहीं, सब कुछ फिर सीएलआई से मैनेज होगा। तो सर्वर कोर को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा, और सर्वर कोर और जीयूआई में क्या डिफरेंस है वो आपको अपने आप पता लग जाएगा। फिलहाल आज हम फोकस करेंगे जीयूआई पे। तो मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूँ और जीयूआई ले रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे आप, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इंस्टॉल विंडोज एडवांस, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये आपका एक ड्राइव हमने जो 100 GB का बनाया था उसको हमें न्यू पे क्लिक करके एक ड्राइव क्रिएट करेंगे। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे डायरेक्टली, ओके पे क्लिक करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको फिलहाल के लिए। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे एंड वेट। अब आपका ये इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया है। अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो एक काम करते हैं, लेट मी ये जो पूरा हमारा इंस्टॉलेशन ये परसेंटेज कंप्लीट होता है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है, इस प्रोसेस में। तो जैसे ही 100% कंप्लीट होगा फिर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसको वहाँ से हम वीडियो को रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। तो देखिए हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गया, जो परसेंटेज था वो अपने आप होकर रीस्टार्ट हो गया मशीन आपका। तो वेट कीजिए इसका। अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए अभी यहाँ पे देखिए आपका जो मशीन है वो रेडी हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं इसके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस वाले काम है यहाँ पे, डिपेंड करता है। देखो मेरे यहाँ तो हार्डली 10 मिनट लगा होगा इसको इंस्टॉल होने में, हो सकता है आपको आधा घंटा लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं। आजकल हर कोई SSD यूज़ कर रहा है तो थोड़ा फास्ट है, क्योंकि मेरे इसमें SSD लगा हुआ है तो इसलिए। अभी देखिए यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है कि आपको अपने सिस्टम का पासवर्ड क्या रखना है, और इसमें जो पासवर्ड हम रखते हैं जिसमें हमारा स्पेशल न्यूमेरिक ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं पासवर्ड रख रहा हूँ, मैं एक कॉमन पासवर्ड रखता हूँ मोस्टली admin@123। एडमिन में A मेरा कैपिटल रहेगा, अरे नहीं टाइप हुआ, ADMIN@123, और यूजर नेम देखो ऊपर अपने आप एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, एक सेकेंड, ओके एक बार मुझे दीजिए कि मुझे पेन लेना पड़ेगा, गिव मी मोमेंट, माउस सॉरी। चलिए अब देखिए यहाँ पे मेरे पासवर्ड क्या रखा है, admin@123, सबसे बढ़िया पासवर्ड है। और नेक्स्ट में भी हम यही रखेंगे पासवर्ड, ADMIN@123, वेरीफाई कर लीजिए, यस। अब यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। ये आपका विंडो रेडी हुआ है। अभी डोमेन कंट्रोलर नहीं बना, अभी विंडो। अब इसको मैं क्या करना है, ओपन करना है, ऑल कंट्रोल डिलीट करने के लिए कह रहा है। अब आपको अपने कीबोर्ड पे ऑल कंट्रोल डिलीट मत मार देना, आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक, मैं दिखाता हूँ, ऊपर की तरफ आपको एक ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एक तो मैं इसका जो विंडो ऐसे ले लेता हूँ, कैसा हो गया ये, ठीक है। एक मिनट पहले मुझे छोटा करना पड़ेगा। तो आपको ना इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऊपर देखिए मैंने टॉप पे मैंने क्लिक किया है,
इसमें लिखा सेंड ऑल कंट्रोल डिलीट वर्चुअल मशीन, तो इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर से मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके उसको मैं फुल मोड पे ले लेता हूँ और अपने जो पासवर्ड भी सेट किया तो उसको डालेंगे admin@123 और यहाँ पे आप एंटर मार दीजिए या आप इस पर क्लिक करिए, ये आपका लॉगिन हो गया मशीन। ये विंडोज सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप देख सकते हैं कि इसमें और उसमें दोनों में डिफरेंस है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहला काम करूँगा इस मशीन के ऊपर मैं रिमोट इनेबल करूँगा और मैं इसका आईपी एड्रेस चेक कर लूँगा कि आईपी एड्रेस लिया हुआ है और उसके बाद मैं इस मशीन को रिमोटली एक्सेस करूँगा। क्योंकि मुझे इसमें देखो, अगर देखो कि मेरे को लैकिंग मिल रही है, देखो कैसे चल रहा है, माउस को देखिए कैसे मूव कर रहा है, बहुत लैक मिल रहा है मुझे, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके VMware पे चल रहा है। मैं इसको डायरेक्टली VMware पे ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं VMware पे ऑपरेट नहीं करूँगा, इसको मैं रिमोट एक्सेस लूँगा, RDP लूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस मशीन पे आप रन पे जाइए, विंडोज़ R पे जाइए। यहाँ पे अब छोटी छोटी चीज़ें के लिए रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठे और इन चीज़ों को थोड़ा नोट करना शुरू करें। कुछ कमांड्स मैं यहाँ पे देखूँगा, जैसे sysdm.cpl, ये कमांड आपको सिस्टम की प्रॉपर्टी ओपन करके देगा, आप एंटर करें। क्योंकि देखना मैं विंडोज़ को मैक्सिमम मैं CLI से मतलब ऐसे कमांड से मैनेज करता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मुझे पूछोगे सर कैसे बताऊँगा, मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं मोस्टली कमांड से चीज़ें करता हूँ। ईजी रहता है, थोड़ा वर्क फ्लो आपका अच्छा हो जाता है, तो आपको भी ऐसे यूज़ करने हैं। तो सिस्टम, अब देखा सिस्टम प्रॉपर्टी खुल गया। अब सिस्टम सॉरी कैंसिल कर दिया मैंने, सॉरी, फिर से रन पे गया, मैं sysdm.cpl टाइप किया। यहाँ पे आप सबसे पहले रिमोट पे जाएंगे और इसके ऊपर करेंगे अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर और ओके कर लेंगे और अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, कर लिया हमने। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे रन पे जाना है और यहाँ पे मुझे firewall.cpl ओपन करना है। जो विंडोज़ का फायरवॉल है मुझे उसको ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टर्न ऑफ विंडोज़ फीचर्स, यानी ये जो थर्ड ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा, टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ, इस पर क्लिक करें आप और विंडोज़ फायरवॉल को आप सबसे पहले ऑफ कर दें, ओके कर देंगे आप, तो विंडोज़ का फायरवॉल आपका ऑफ हो गया। अब आपको करना क्या है, लेट्स गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, cmd टाइप कीजिए और यहाँ पे आप अपना IP एड्रेस चेक कीजिए IP कॉन्फ़िग कमांड से। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँ तो लेट मी राइट क्लिक प्रॉपर्टी, ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ये ब्लू वाले उसको टाइटल बार पे प्रॉपर्टी पे आइए, फॉन्ट पे जाइए और आप इसका जो फॉन्ट साइज़ है लिटिल बिट मैं इंक्रीज कर देता हूँ। मुझे इंक्रीज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो लेट मी अगेन प्रॉपर्टी, मैं थोड़ा सा और बेटर कर लेता हूँ एंड ओके, नो इट्स बेटर। सो IP कॉन्फ़िग कमांड साथ में लिखना और एंटर मारना है, देन यू विल गेट द IP एड्रेस ऑफ दिस मशीन। इस मशीन की IP एड्रेस क्या है, 192.168.1.12 इसका IP एड्रेस है और इसका गेटवे क्या है 192, ये देखिए ये इसका IP एड्रेस है 192.168.1.12 इसका IP एड्रेस है और हमारे इसमें एक डिफ़ॉल्ट गेटवे भी कॉन्फ़िगर्ड है जो कि है 192.168.1.1। क्योंकि विंडोज सर्वर पे ये जो IP एड्रेस मिला है इसको DHCP से मिला है। कैसे मैं मालूंगा कि DHCP से मिला है, मुझे बताओ, मुझे क्लियर करके बताओ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं नेटवर्क प्रॉपर्टी पे आऊँगा, ncpa.cpl, ये नेटवर्क प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए कमांड है, एंटर करेंगे आप। यहाँ पे आपको एक नेटवर्क अडेप्टर मिलेगा, राइट क्लिक करें आप और आप यहाँ पे स्टेटस प्रॉपर्टी पे चले जाएँ और आप यहाँ पे TCP/IP जो 4 है इस पर क्लिक करें आप और प्रॉपर्टी पे आएँ आप। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा रहा है ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, यानी इसने IP एड्रेस को ऑटोमेटिकली लिया है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आपको इसको ऑटोमेटिकली पे नहीं रखना है, मैनुअल लेना है। तो जो IP एड्रेस ने लिया हुआ है 192.168.1.12 वो भी ले सकते हो या उसी सीरीज़ की कोई एक IP ले लीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, 192.168.1.12 है बट मैं 12 की जगह कोई और वैल्यू ले लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे IP एड्रेस दूंगा 192.168.1.12 था बट मैं 12 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये DHCP से अब IP चेंज होता रहेगा, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब सर्वर को DHCP से कभी IP नहीं देते हम लोग, दे भी सकते हो लेकिन अभी के लिए नहीं। DHCP पे हम कभी भी मोस्टली हमारी जो रियल प्रोडक्शन में जो सर्वर्स हम कॉन्फ़िगर करते हैं उस पर हमेशा मैनुअल IP एड्रेस ही प्रेफर्ड किया जाता है। बट अगर आपकी कंपनी कहती है नहीं 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 मैनुअल नहीं रखना है, DHCP से देना है, तो वो कैसे देंगे वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि DHCP भी हम लोग सीखेंगे आगे चल के, तब बात करेंगे कैसे DHCP को मैनेज करेंगे। बट अभी के लिए मैं मैनुअल IP दूंगा।
तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 192.168.1.199। ये आईपी एड्रेस मैं इस सर्वर को दे रहा हूँ। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, इट्स योर चॉइस, बट ये दे रहा हूँ मैं। और गेटवे हम क्या करेंगे, 192.168.1.1 देंगे। और जो डीएनएस एड्रेस है, डीएनएस एड्रेस में भी मैं इसी का आईपी एड्रेस दूंगा। अब मैं इसका आईपी एड्रेस क्यों दे रहा हूँ मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये मैं मशीन को डोमेन कंट्रोलर बना रहा हूँ। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब हम किसी मशीन को डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, वो मशीन डोमेन के साथ साथ वो डीएनएस सर्वर भी होता है। तो दैट इज वाई मैंने डीएनएस में इसी की आईपी डाली है अभी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो आईपी एड्रेस है 1.99 है, और डीएनएस में भी मैंने 1.99 यही देना है। क्यों देना है सब चीज़ हम बात करेंगे। अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ सर, उसको आप नोट करते चलें, और यही स्टेप्स रहेंगे आपके कॉन्फ़िगरेशन के। अब आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। ठीक है, हमने रिमोट इनेबल कर दिया, हमने विंडोज फायरवॉल डिसेबल कर दिया, और हमने मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। तो मैं आपको नोटपैड पे लिखवा देता हूँ हमने कौन से 3 स्टेप्स परफॉर्म किए आफ्टर लॉगिन। तो आफ्टर लॉगिन के बाद हमने 3 चीज़ें करी। पहला हमने किया विंडोज, मैंने सबसे पहले किया इनेबल आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, इनेबल रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। ये मैंने पहला स्टेप किया। दूसरा स्टेप में मैंने क्या किया, विंडो डिसेबल विंडोज फायरवॉल, विंडोज का फायरवॉल हमने डिसेबल किया। तीसरा हमने क्या किया, स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन। एंड चौथा आपको क्या करना है, चेंज द होस्ट नेम। आपको अपने सर्वर का नाम चेंज करना है। तो अभी इस सर्वर का नाम क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आओ, CLS कमांड से आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है अगर आपने कुछ जैसे टाइप किया हुआ है, और आप CLS टाइप कर देंगे, क्लियर स्क्रीन हो जाएगी आपकी। होगी स्क्रीन क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक कमांड देना है होस्ट नेम, और एंटर करना है। तो इस मशीन का नाम क्या है, WIN-EGTS9PA0। इतना बड़ा नाम है, कुछ है क्या समझ में नहीं आता। तो मुझे इसका नाम चेंज करना है। इसका नाम मुझे देना है SITC DC01, मतलब सिंग IT कॉन्सेप्ट का DC01। तो जो भी कंपनी है उस कंपनी का नाम से ही आप DC बनाते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, अगेन sysdm.cpl कमांड टाइप करूँगा, जिससे कि मेरी सिस्टम प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास मेरे मशीन देखिए भी किसमें, वर्क ग्रुप में। बाय डिफॉल्ट आपके सभी मशीन्स वर्क ग्रुप में रहते हैं। यहाँ पे देखिए वर्क ग्रुप लिखा आ रहा है, और मेरे मशीन का नाम क्या है, विन EG ऐसा करके आ रहा है, बट मुझे इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे आप, और आपका कंप्यूटर नेम आप चेंज कर लो। जैसे मैंने दे दिया SITC DC01। मैं एक और डोमेन कंट्रोलर भी आगे बढ़कर बनाऊंगा, मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर हम बनाएंगे, तो इसलिए मेरा DC01 है। मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर हो सकते हैं मेरे नेटवर्क में, हाँ कितने हो सकते हैं डिपेंड करता है आपके नेटवर्क का साइज़ के ऊपर। ठीक है, तो एक कंपनी में जैसे मैं जब मैं बात करूँ कि मेरी एक साइट, हमारी जो डिश टीवी की जो साइट्स थी पैन इंडिया में डिफरेंट थी। ठीक है, हर स्टेट में हमारे डिश टीवी के नेटवर्क चल रहे हैं, तो हर स्टेट में डिश टीवी का ऑफिस होगा, तो हर ऑफिस में मेरे पास एक डोमेन कंट्रोलर होगा। तो किसी किसी कंपनी में 5 डोमेन कंट्रोलर होते थे, किसी किसी कंपनी में 2 डोमेन कंट्रोलर होते थे। एटलीस्ट आपको 2 डोमेन कंट्रोलर तो हर कंपनी में मिलेगा, एटलीस्ट मिनिमम। एक डोमेन कंट्रोलर कभी भी हम नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर वो डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया, बंद हो गया, तो पूरा नेटवर्क आपका इम्पैक्ट कर जाएगा, कोई बंदा लॉगिन नहीं कर पाएगा नेटवर्क में। अगर मेरा एक डोमेन कंट्रोलर है और ये मेरा बंद हो गया नेटवर्क में, तो मेरे यूजर्स लॉगिन नहीं कर पाएंगे नेटवर्क में, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर क्या करोगे आप, इसीलिए हमारे पास चाहे गरीब से गरीब कंपनी ही क्यों ना हो, हमें वहाँ पे 2 डोमेन कंट्रोलर एटलीस्ट देने ही देने होते हैं, कि अगर मेरा एक डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया तो दूसरे डोमेन कंट्रोलर से मेरे को सर्विसेज मिलेगा। आईटी टीम में भी हम लोग 4-5 लोग क्यों होते हैं, कि अगर एक बंदे की तबीयत खराब हो गई या कोई बंदा छुट्टी में चला गया, तो उसके बंदे में दूसरा बंदा तो है ना हेल्प करने के लिए। अगर एक ही बंदे से काम करवा रहे हो, छुट्टी कर गया, तो फिर कैसे काम होगा, आपको ही करवाएंगे, फिर आपको बीमारी में भी फ़ोन कर करके तंग करेंगे। लेकिन यहाँ में नहीं तंग कर सकते, यहाँ तो डाउन हो गया तो डाउन हो गया, ख़त्म कहानी। तो इसलिए हमारे पास
मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर हो सकते हैं, लेकिन हम पहला डोमेन कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया SITC DC01 और आप इसको कर देंगे ओके और ओके करेंगे, क्लोज करेंगे और आपका ये मशीन रीस्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ये रीस्टार्ट होके आएगा फिर मैं इसको अपने रियल मशीन से एक्सेस करूंगा, जो मेरा जिस पे मैं एक्चुअली में काम कर रहा हूँ। तो आई शो यू, क्योंकि इसमें लैकिंग होगा थोड़ा सा, आप इस पर भी कर सकते हो, लेकिन इसमें देखो थोड़ा लैक कर रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को VMware में ऑपरेट कर रहे हैं। मैं VMware में ऑपरेट नहीं करना चाहता। देखिए कितना फास्ट रिबूट होके आ गया, 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे आई थिंक। चलो मिनिमाइज कर लो उसको। तो जो IP एड्रेस हमने दिया है अभी, चेक करते हैं कि क्या वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखना अगर विंडोज फायरवॉल अगर आपने डिसेबल नहीं किया हो तो पिंग नहीं आएगा, ध्यान रखना। सो 192.168.1.199 हमने IP एड्रेस दिया है, एंटर मार दिया। रिप्लाई आना शुरू हो गया, यस और नो? आ रहा है ना रिप्लाई, यस और नो? तो मुझे Yes. अब क्या करना है, इसको रिमोट एक्सेस लेना है। तो मुझे सर्वर का रिमोट एक्सेस लेना है, ताकि मैं रिमोट एक्सेस क्यों ले रहा हूं, ताकि मुझे बेटर मैनेज कर पाऊँ उस चीज़ को। तो MSTSC करेंगे, रन पे जाके आपको क्या टाइप करना है, MSTSC। विंडोज R किया मैंने, यहाँ पे मैंने टाइप किया MSTSC। अगर आपको नहीं टाइप करना है तो आप क्या करो, सर्च पे जाओ और यहाँ पे डालो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इस पे क्लिक करें, वही आ गया। तो रन पे जाके MSTSC टाइप करें और आपने उस IP एड्रेस को डालना है जो आपने अभी कॉन्फ़िगर किया है, एंटर मारें। पूछ रहा है रिमोट एक्सेस, अभी आपसे यूजर नेम पूछ रहा है। यूजर नेम क्या डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर डालेंगे। अब हो सकता है एक प्रॉब्लम आए, अभी देखते हैं, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये किया है। अगर प्रॉब्लम आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो तो भी ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगा तो भी बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आ सकती थी, और अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप देख लोगे लाइव इशू। तो एडमिनिस्ट्रेटर टाइप किया हमने, पासवर्ड क्या दिया था, admin@123। अभी ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, ध्यान रखना। अभी इस मशीन के ऊपर कोई भी डोमेन कंट्रोलर हमने नहीं बनाया है, तो बाय डिफॉल्ट ये मशीन एक नॉर्मल वर्क ग्रुप पे ही है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। एंटर मारा हमने, हाँ आया ना एरर। देखो ये एरर आ रहा है, कह रहा है कि एन ऑथेंटिकेशन एरर और सम दिस काइंड ऑफ। इस एरर को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, आई विल हाईली रिकमेंड कि इस एरर को ले लो, क्योंकि आप जब नेटवर्क में काम करोगे ना, तो हो सकता है कि आपसे कोई पूछे या आपको ये फेस करना पड़े। तो कोई आपसे पूछेगा स्क्रीनशॉट के चिपका के, अरे यार ये आ रहा है, क्या करूं मैं? और अगर आप फेस करें तो आपको बता ही रहा हूँ कैसे करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो जरूर, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, और ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोट कर लें, एक वर्ड की फाइल बनाएं, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें कि एरर आता है तो इस एरर को कैसे सोल्यूशन देंगे, तो आपके पास एक ट्रबल शूटिंग भी आ गई। ठीक है, तो ये एरर तब आता है जब आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रिमोट ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, जो ऑथेंटिकेशन हमने इनेबल किया ना, रिमोट इनेबल किया हमने, उसमें एक ऑथेंटिकेशन लेवल होती है। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या होती है, बट ऑथेंटिकेशन लेवल बाय डिफॉल्ट वो वहाँ पे इनेबल होता है। तो क्या होता है कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, अब जैसे 2012 है गाइस, ये बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहाँ हम 2025 में काम कर रहे हैं और हम 2012 के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, और मेरा मशीन विंडोज़ 10 है। तो मेरा जो विंडोज़ 10 है वो अपडेटेड है, जितने भी पैचेस आपके आए हुए हैं वो मेरे अपडेटेड है। मेरा विंडोज सर्वर एकदम पैचेस इसका अपडेट है। लेकिन जो 2012 मैंने अभी फ्रेश ये भी इंस्टॉल किया है, ये आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसके अंदर जो विंडोज सिक्योरिटी पैचेस हैं और मेरे विंडोज सिक्योरिटी पैचेस, ये मिसमैच है। तो अगर मान के चलो कि आपका एक हायर, आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग जिस पे आप काम कर रहे हो, मेरा जो विंडोज मशीन है 10, ये अप टू डेट है एकदम, उसके सिक्योरिटी लेवल सब कुछ ओके है। लेकिन जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, अगर उसका पैच अपडेट नहीं है, प्रॉपर तरीके से वो अपडेट नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं, तो यही एरर आपको मिलता है। तो इस एरर को कैसे ठीक करेंगे, तो आप अपने उस सर्वर पे वापस जाएं, जो फिजिकली सर्वर पे, रिमोट तो मैं ले नहीं पाऊंगा अभी इसका मैं, तो अगेन मैं फिजिकली उस सर्वर पे जाऊंगा जहाँ पे सर्वर मैंने कंपनी में कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उसको फिर से लॉगिन करूंगा, लोकली लॉगिन करेंगे, admin@123, आप रन पे जाए, अगेन सिस्टम sysdm.cpl पे आए,
सिस्टम प्रॉपर्टी पे आए, हमने रिमोट इनेबल किया था ना, वहाँ पे वापस जाएं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है नीचे, अलाउ कनेक्शन ओनली फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग रिमोट डेस्कटॉप लेवल ऑथेंटिकेशन, इट इज़ रिकमेंडेड। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये रियल प्रोडक्शन में रिकमेंडेड होता है, लेकिन अभी के लिए ही हमारा टेस्ट एनवायरनमेंट है, तो इस ऑप्शन पे टिक होने की वजह से ही मैं एक्सेस नहीं ले पा रहा हूँ। सो लेट मी अनचेक इट। एक सिक्योरिटी लेयर है, हालांकि मैं इसको डिसेबल कर दिया और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ओके किया। मैं चाहता तो उस टाइम भी अनचेक करवा सकता था, लेकिन मुझे एरर दिखाना था आपको, तो ये एरर आपने नोट कर लिया होगा, तो ये एरर आएगा, तो ये इशू यहाँ से रिजॉल्व होगी। ओके किया हमने। अब हम इसको वापस से मिनिमाइज करते हैं और दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यूजर नेम हमारा क्या रहेगा, अगेन एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड admin@123। अब नहीं आया एरर, अब उसने रिमोट एक्सेस दे दिया, तो वो एरर हटा दिया हमने। इसको यस करेंगे अब आप, तो आपके पास विंडोज सर्वर का एक्सेस आ गया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका रिमोट एक्सेस आ गया। देखिए अब आपको यहाँ पे ना लैकिंग नहीं मिलेगी, देखिए ना आप कितना प्रॉपर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रियल वाले डिवाइस का एक्सेस। देखिए स्पीड देख रहे हैं अब आप, तो उसमें और इसमें फ़र्क है, इसलिए मैं रिमोट पे ही लेके काम करता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस मशीन को विंडोज़ जो सर्वर है हमारा ये, इसको डोमेन कंट्रोलर बनाना है। तो डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस मशीन पे एक सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ता है। उस सर्विस का नाम है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपको ऊपर एक टैब दिख रहा होगा, ये देखो, ये जो ऑप्शन, ये जो स्क्रीन आई है, इसको बोलते हैं सर्वर मैनेजर। इसको क्रॉस कर दे तो लेट्स से बाई मिस्टेक आपसे गलती से क्रॉस हो जाता है, तो सर्वर मैनेजर चला गया। वापस ओपन करेंगे तो नीचे देखिए टास्क बार में एक सबसे जो पहला आइकन है विंडोज के बाद में बगल में, यही सर्वर मैनेजर का आइकन है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो वही खुल जाएगा। दूसरा है विंडोज पे क्लिक कीजिए, यहां पे भी आ रहा है सर्वर मैनेजर, इस पे भी क्लिक कर लीजिए, आ गया। यहां पे आपको सबसे पहले करना है ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक। हमें रोल ऐड करना है, किसका, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। चाहो तो आप यहां पे मैनेज पे जाके भी क्लिक कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहां क्लिक कर लो डायरेक्टली, या आप इसी ऑप्शन को मैनेज में, वही आ रहा है देखो ऐड रोल एंड फीचर, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। तो ये डैशबोर्ड है, तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू विंडोज सर्वर, और राइट साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, लोकल सर्वर, ऑल सर्वर, फाइल सर्वर सर्विसेज, सब चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमें ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। ये आपका ऐड रोल एंड फीचर का विजार्ड आ गया, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, रोल बेस्ड फीचर या रिमोट डेस्कटॉप इंस्टॉलेशंस। अभी जो हम लोग फीचर यूज करेंगे दैट इज रोल बेस्ड फीचर, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम बात करेंगे। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये वर्चुअल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, सब सीखेंगे। फिलहाल फोकस हमारा रहेगा रोल बेस पे, डिफॉल्ट वाले पे। नेक्स्ट पे क्लिक करो आप। अब आपको वो सर्वर सेलेक्ट करना है जिस पे ये रोल इंस्टॉल करना है, आप क्योंकि आप उसी मशीन पे काम कर रहे हैं जिस पे इंस्टॉल करना है, तो वही मशीन का नाम यहाँ पे दिख रहा है। सी आपको आपका मशीन का नाम दिख रहा है, आपको यहाँ पे आईपी दिख रहा है, और इस विंडोज सर्वर 2012 की और जितने भी बाद में आए हैं ये 12 के बाद से, सबसे अच्छा खासियत पता है कि इन सर्वर की क्या है, आप इस सर्वर पे बैठ के किसी दूसरे सर्वर पे भी आप रोल इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मुझे इस पे काम करना है तो मैंने इसका रिमोट एक्सेस लिए इस पे काम किया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे नेटवर्क में एक और मशीन है, उस पर मुझे कोई और रोल इंस्टॉल करना है, तो मुझे उसको भी रिमोट लेना पड़ेगा, नहीं, मैं यहीं से बैठे बैठे उस मशीन पे इंस्टॉल करूँगा, और मैं आपको कमांड के थ्रू सिखाऊंगा एक्चुअल में प्रोफेशनल वे में, कि अगर आपको करना है तो आप पावर शेल के थ्रू, कमांड के थ्रू मैं अपने मशीन, एक मशीन से दूसरे मशीन पे कैसे रोल इंस्टॉल करूंगा। मुझे उसको रिमोट लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसी मशीन से एक्सेस करूंगा। हर चीज़ सीखेंगे क्योंकि हमारी जर्नी थोड़ी सी लंबी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्लास को 2 से ढाई महीने लगने हैं, लेकिन शायद थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि हम चीज़ें इन डिटेल में सीखेंगे ताकि एटलीस्ट अगर आपके पास ऐसे एनवायरनमेंट आए काम करने के लिए और आप डिपेंडेंट ना हो किसी पे, इंडिपेंडेंटली आप काम कर पाएँ। कल को ये चीज़ करना पड़े तो आप बोले ठीक है मैं कर दूंगा सर,
ऐसे कॉन्फिडेंस में रहना है। तो हर एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस मशीन को मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करूँगा। आई विल सिलेक्ट माई मशीन क्योंकि इसी में इंस्टॉल करना है मुझे, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं रोल इंस्टॉल करूँगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये सेकंड वाले ऑप्शन, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन देख रहा हूँ लिखा ना यहाँ पे, ये देखो ये डिफरेंट रोल है गाइस। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, यानी इस विंडोज में आप डिफरेंट सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे DHCP है, DNS है, एप्लीकेशन सर्वर है। हमें फिलहाल यहाँ पे क्या करना है, हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास एक पॉपअप आया है, कह रहा है कि जब आप ADDS सर्विस को इंस्टॉल करोगे तो उसके लिए ये वाले सर्विसेज भी रिक्वायर्ड है। तो हमने कहा हाँ ठीक है भाई, ये फीचर भी ऐड कर दो। यहाँ पे कैंसिल नहीं करना, ऐड फीचर करना है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर को जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके जो सपोर्टेड हमारे फीचर्स हैं उसको भी इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्लिक किया हमने, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। वेट करो थोड़ा सा। जैसे ही मेरा मशीन के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल हो जाएगा, अब ये मशीन आपको बोलेगा कि प्लीज प्रमोट दिस विंडोज सर्वर एज डोमेन कंट्रोलर। तो मुझे इस ADDS सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद मुझे इस मशीन को डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करना है, यानी वो मशीन मैं तैयार कर रहा हूं जिससे मैं अपने नेटवर्क में सारे सिस्टम को मैनेज करूंगा कॉन्सेंट्रली। इसलिए ये मशीन पहला स्टेप है आपके नेटवर्क में। अगर आपकी कोई कंपनी नई सेटअप हो रही है, वहां पे सबसे पहले सर्वर में यही वाला स्टेप हमें फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप एक डोमेन कंट्रोलर को क्रिएट करना, उसके बाद तमाम चीजें बाकी बाद में। वेट करते हैं, इसको होने देते हैं। और ये देखो ये सारी सर्विसेज इंस्टॉल होगी, इसके साथ साथ ग्रुप पॉलिसी इंस्टॉल होगी। यानी आप जब आपने इंस्टॉल क्या किया था ADDS सर्विस, लेकिन ADDS सर्विस के साथ साथ आपके ये तमाम सर्विसेज भी इंस्टॉल हो रही हैं गाइस, जिसमें ग्रुप पॉलिसी है, रिमोट डेस्कटॉप एडमिशन टूल है, रोल एडमिशन टूल है, ADDS LDS टूल है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड टूल्स होती हैं जो कि ADDS के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो आपको मैनुअली कुछ नहीं करना, अपने आप वो ऐड कर लेगा। मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, यानी इस सर्वर को मैं डोमेन कंट्रोलर में प्रोम करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके इस चीज़ को, प्रोसेस को, स्टेप को आगे बढ़ सकता हूँ मैं। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो फिर देखो ऊपर की तरफ ना आपको एक येलो ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, ये वाला। आप इस पे क्लिक करें, सेम वही ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, फ्रॉम दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। तो मैं चाहता तो वहां से भी कर सकता था, अगर आपने उसको गलती से क्लोज कर दिया जल्दीबाजी में, तो आप येलो ट्रायंगल पे क्लिक करें और यहां से भी उसको प्रमोट करवा सकते हैं। ये पोस्ट डिप्लॉयमेंट मेथड कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी हमने ADDS सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। तो प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास ना यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, अगर आपका पहले से कोई डोमेन चल रहा है, उस डोमेन के अंदर आप एक और डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर आप ऐड अ न्यू डोमेन ऑन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, अभी देखो यहाँ पे 2 टर्म आ गए। एक तो कह रहा है कि आप एक डोमेन कंट्रोलर, इस डोमेन कंट्रोलर को एक डोमेन के अंदर क्रिएट करें, या एक डोमेन कंट्रोलर को फॉरेस्ट में क्रिएट करें। 2 एनवायरनमेंट होती है गाइस आपके यहाँ पे, एक होती है फॉरेस्ट, एक होती है डोमेन। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, यानी क्योंकि विंडोज सर्वर के अंदर हमारे पास एटलीस्ट इन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि सर्वर डोमेन क्या होता है, ट्री क्या होती है, फॉरेस्ट क्या होता है। तो ये आपके टर्म्स हैं MCSA के अंदर, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, और से विंडोज एक्टिविटी एनवायरनमेंट के अंदर। तो अभी के लिए हमें ये जानने की जरूरत नहीं है, एज फॉर नाउ टुडेज नॉलेज पर्पस के लिए। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डोमेन कंट्रोलर, पहला डोमेन कंट्रोलर बनाना है। दिस इज माय फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इन माय नेटवर्क, सो दैट्स व्हाई आई विल गो विद लास्ट थर्ड ऑप्शन, आई विल क्रिएट अ न्यू फॉरेस्ट। तो ध्यान रखना, अभी सिंपल, अभी फॉरेस्ट क्या होता है इसमें दिमाग में जोर नहीं देना है, ये मैं बताऊंगा, मेरी गारंटी है, उसको मुझे कैसे बताना है। फिलहाल के लिए समझो, जब हम फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं ना, तो वो डोमेन कंट्रोलर से हमारा एक फॉरेस्ट क्रिएट हो जाता है। जब भी हम अपने नेटवर्क में पहला डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हैं,
उस डोमेन कंट्रोलर को जब हम क्रिएट करते हैं तो उससे हमारे डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर एक फॉरेस्ट क्रिएट हो जाता है। अब ये फॉरेस्ट क्या है, क्या काम आता है, क्यों क्रिएट किया जाता है, वो हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए क्योंकि मेरा पहला डोमेन कंट्रोलर है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहता और सेकंड के साथ भी नहीं जाना चाहता, लेकिन हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को भी यूज करेंगे और सेकंड को भी यूज करेंगे। बट आने वाले टाइम में ये तीनों ही यूज किए जाते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके कंपनी का नेटवर्क का डिजाइन के बेसिस पे। तो क्योंकि मैं ये पहला कंप्यूटर डिप्लॉय कर रहा हूं, पहला डोमेन कंट्रोलर अपने नेटवर्क में डोमेन कर रहा हूं, मेरे नेटवर्क में कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है, सो आई विल गो विद द लास्ट ऑप्शन, दैट इज ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। अब पूछ रहा है कि आपको अपने डोमेन का नाम क्या रखना है। जैसे google.com एक डोमेन है, cisco.com एक डोमेन है, इसी तरीके से एक डोमेन नेम आपको अपने चूज करना है। तो लेट्स से मेरी कंपनी का नाम है SITC, सिंग IT कॉन्सेप्ट, तो मैं अपने ही नाम कंपनी के नाम से डोमेन क्रिएट करूंगा। अब आप SCL के कंपनी में एक डोमेन क्रिएट कर रहे हैं तो आप SCL में जाके विप्रो के नाम का डोमेन थोड़ी क्रिएट करेंगे, SCL का डोमेन क्रिएट करेंगे। अब आपको यहाँ पे डोमेन का एक चीज समझा दूं, दो तरह के डोमेन्स होते हैं, एक लोकल डोमेन होता है और एक पब्लिक डोमेन होता है। जैसे google.com एक पब्लिक डोमेन है, सबके लिए अवेलेबल है। facebook.com ये भी एक डोमेन है जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है, सबके लिए एक्सेसिबल है। लेकिन यहां पे जो मैं डोमेन क्रिएट कर रहा हूं वो मैं अपने ऑफिस के लोकल नेटवर्क के लिए क्रिएट कर रहा हूं, जो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा। ध्यान रखना, ये जो डोमेन मैं क्रिएट कर रहा हूं ये लोकल डोमेन है जो कि आपके लोकल एनवायरनमेंट पे क्रिएट होगी। आपकी कंपनी में जो कंप्यूटर्स हैं, जो आपके कंपनी में जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके कंप्यूटर लगे हुए हैं, लैपटॉप लगे हुए हैं, उनको ना मैनेज करेंगे आप। क्या वो क्लाउड में अवेलेबल है? नो। ये क्या वो जो आपकी कंपनी में जो कंप्यूटर्स है क्या वो बाहर के लोग एक्सेस करेंगे? नो। आपके कंपनी के अंदर बैठे हुए यूजर ही उसको एक्सेस करेंगे, उस पर बैठ के काम करेंगे। तो अब मैं जो यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर क्रिएट कर रहा हूँ ये मैं लोकल डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अपने डोमेन का नाम, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। ये गलती है अगर आप कर लेंगे ना तो डेफिनेटली आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी फ्यूचर में जो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको यहां पे ऐसे डोमेन क्रिएट करने हैं जो कि लोकली एग्जिस्ट करता हो। जैसे .com का आप नहीं क्रिएट करेंगे। जैसे आप मान के चले कि मुझे SITC करना है तो SITC.com मैं नहीं लूंगा, .in नहीं लूंगा, .org नहीं लूंगा, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन है गाइस। मुझे यहाँ पे एक लोकल डोमेन क्रिएट करना, तो मैं अपने डोमेन का नाम SITC.nayan रख सकता हूँ, यस, SITC.yasir रख सकता हूँ मैं, SITC.local रख सकता हूँ मैं, SITC. कुछ भी रख सकता हूँ। तो मतलब SITC जो कि मेरे कंपनी का नाम है और लास्ट में डॉट लगा के मैं कोई भी एक नाम दूंगा, ऐसा डोमेन का नाम दूंगा जो कि पब्लिकली ना हो, ठीक है। अभी ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों हम लोग नहीं क्रिएट करेंगे, मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। एक डोमेन कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे और आपको मैं लाइव इशू दिखाऊंगा, फिर उसको हम कैसे सॉल्यूशन देंगे देखेंगे। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इधर हम SITC.SITC भी रख सकते हैं? 100% रख सकते हो। ठीक, डॉट के बाद आप कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, सही, ठीक है। ठीक। लेकिन मैं इसको लोकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मेरे लिए .local इज द बेस्ट नेम, यस और नो। अगर मैं एक डोमेन मेरे पास आया SITC.local तो नाम से पता लग रहा है कि ये लोकल डोमेन है, तो नाम भी वैसे रखना आपको, नाम ऐसे रिकॉग्निशन होनी चाहिए ताकि आप नाम से ही अंडरस्टैंड कर पाए वो क्या रहा है। .local मैंने क्या रखा नाम, SITC.local। आप कोई पब्लिक डोमेन का नाम यहाँ नहीं देंगे, ठीक है। मैंने SITC.local दे दिया, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। एक सेकेंड, अभी यहाँ पे आपके पास एक सेकेंड दीजिएगा, जस्ट अ मिनट। चलिए, सो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट अ फंक्शनल लेबल और ऑफ द न्यू फॉरेस्ट एंड द रूट डोमेन। देखो अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी अभी आपके पास, तो मैं कंफ्यूजिंग नहीं करना चाहता। सिंपल यहाँ पे समझिए, क्योंकि जो मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूँ ये 2012 है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉरेस्ट फंक्शनल लेबल और डोमेन फंक्शनल लेबल ये होती क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, डिस्कस करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं उसी का ही फंक्शनल लेवल ही दिखा रहा होता है, लेकिन इसमें पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के भी दिखा रहे हैं, जैसे 2008 R2। तो आप समझिए इस चीज़ को कि आप ये पहला डोमेन कंट्रोल डिप्लॉय कर रहे हैं,
आपके नेटवर्क में कोई और डोमेन कंट्रोलर तो है नहीं, तो आपका जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सपोज मान के चलिए कि आपके नेटवर्क में पहले से डोमेन एनवायरनमेंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पुराने डोमेन कंट्रोलर पहले से लगे हुए हैं, जिसमें 2008 के ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2008 के ऑपरेटिंग सिस्टम के डोमेन चल रहे हैं। यानी आपके पास एक ऑलरेडी डोमेन नेटवर्क क्रिएटेड है, पहले से चल रहा है, रनिंग नेटवर्क है, 1 साल कंपनी को होते हुए हो गए हैं, और 2008 के सर्वर लगे हुए हैं, और आप जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं 2012 अपने अब एक नया डोमेन कंट्रोल डिप्लॉय कर रहे हैं, यानी आप एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर एक और डोमेन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आपके डोमेन पे लोड बढ़ गया। तो आपने लोड को, क्योंकि आप यूजर बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली डोमेन पे लोड बढ़ेगा, तो डोमेन के ऊपर लोड को कम करने के लिए मैं अपने नेटवर्क में एक और डोमेन कंट्रोलर को ऐड करूंगा, ताकि लोड को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं। क्योंकि अब मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज कर रहा हूँ, 2012, क्योंकि मेरे नेटवर्क में ऑलरेडी 2008 के सर्वर चल रहे हैं, तो मैं अपने फंक्शन लेवल को 2008 पे लेके जाऊंगा। 2008 पुराना है, 2008 रिलीज टू आफ्टर 2008, यानी 2008 पहले आया था, उसके अंदर कुछ इश्यूज थे, तो उन्होंने उस इश्यूज को फिक्स किया और उसका रिलीज टू निकाल दिया, फिर जो नया आया वो नाम दिया गया 2008 रिलीज टू। ऐसे 2012 आया, 2008 रिलीज R2 के बाद 2012 आया, फिर 2012 के अंदर कुछ बग्स थे उनको फिक्स किए, फिर उन्होंने नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, उनका नाम दे दिया 2012 R2। उसके बाद 2016 आया, फिर डायरेक्ट 19 आया, फिर डायरेक्ट 22 आया, कोई R2 नहीं आया, बस 2012 में रिलीज 2 था। रिलीज 2 का मतलब रिलीजिंग टाइम 2 टाइम उन्होंने रिलीज किया 2012 को, तो पहले वाला का नाम 2012 रखा, सेकंड वाले को उन्होंने रिलीज 2 के नाम से दे दिया। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे नेटवर्क में पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वर लगे हुए हैं, 2008 के लगे हुए हैं, तो मुझे अपने फॉरेस्ट फंक्शन लेवल को 2008 को ही लेके जाना है। अगर आपके एनवायरनमेंट में पहले से डोमेन नेटवर्क चल रहा है, उसमें पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम लग पड़े हुए हैं, तो आप अपने इस मशीन को जो डोमेन को डिप्लॉय कर रहे हैं, इसका फॉरेस्ट फंक्शनल भी पुराना ही रखेंगे। अगर आपने इसको ले लिया 2012 R2 पे, दोनों, पता क्या हो जाएगा, कंपैटिबिलिटी इशू आ जाएगा। आपका ये डोमेन कंट्रोलर 2008 के साथ कंपैटिबल नहीं है, 2008 इसके साथ कंपैटिबल नहीं कर पाएगा, इशू आ जाएगा। तो आपको अपने रनिंग नेटवर्क में अगर कोई पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसी के साथ ही आपको कंटिन्यू करना है फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है, मेरे नेटवर्क में कोई दूसरा डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्ट नहीं करता, कोई दूसरा सर्वर एग्जिस्ट नहीं करता, तो आई विल गो विद द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। अब इनका क्या यूज है, आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइस, ठीक है। जब आप यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा है स्पेसिफाइड डोमेन कंट्रोलर कैपेबिलिटीज, तो इसके अंदर ये कुछ 3 फीचर्स हैं। डोमेन नेम सर्विस, अब देखो डोमेन नेम सर्विस को मैं, यानी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका सर्वर है, ये डोमेन कंट्रोलर के साथ साथ डीएनएस सर्वर भी बनेगा, और एक्टिव डायरेक्टरी, एक चीज लाइन नोट कर लो आज, एक्टिव डायरेक्टरी टोटली डीएनएस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर डीएनएस सर्विस अगर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो आपका एक्टिव डायरेक्टरी डाउन हो जाएगा। डीएनएस सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज जो है वो डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको डीएनएस सर्वर को इंस्टॉल करना ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तो प्रॉब्लम आ जाएगा, तो अनचेक नहीं करना है। क्योंकि ये मेरा पहला डोमेन कंट्रोलर है, तो जो भी डोमेन कंट्रोलर हमारे बनते हैं वो डोमेन कंट्रोलर के साथ साथ वो सर्वर ग्लोबल कैटालॉग सर्वर भी होता है। यानी एक सर्वर के बहुत सारे नाम है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी हम उसको बोलते हैं, डोमेन कंट्रोलर भी बोलते हैं, ये मेरा डीएनएस सर्वर भी बनेगा। यानी एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल रोल इंस्टॉल है, मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं हूँ, मैं सर्वर का काम भी जानता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग वगैरह आती है, मुझे वेब डिज़ाइनिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ मैं, मेरे को वो नेटवर्किंग का एक अच्छा खासा कमांड है, मुझे फायरवॉल भी आती है, मुझे सिक्योरिटी भी आती है। तो आई एम द पर्सन जिस पे मेरे पास मल्टीपल सर्विसेज के स्किल्स हैं। एग्जैक्टली आपका डोमेन कंट्रोलर भी वैसा मशीन है जिसपे मल्टीपल सर्विसेज इंस्टॉल है, मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। कोई नेटवर्क की दिक्कत आती है, मैं आ जाता हूँ, कोई फायरवॉल की कम्प्लीट मैं आ जाता हूँ, कोई सर्वर की दिक्कत आती है, 15 मिनट्स बेटा, 10 to 15 मिनट्स दो, आ रहा हूँ मैं, हाँ आई एम कमिंग 15 देन आपका क्या है कि डिफरेंट सर्विसेज हम इंस्टॉल करते हैं। तो ग्लोबल कैटालॉग सर्वर, जब अब हम डोमेन कंट्रोलर, जो पहला डोमेन कंट्रोलर हम बनाते हैं, उस पे ग्लोबल कैटालॉग की सर्विसेज को भी हम इंस्टॉल करते हैं। आप देखो डोमेन नेम सिस्टम को तो हम इंस्टॉल कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो, लेकिन ग्लोबल कैटालॉग को आप अनटिक नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे ये कि क्या होता है ग्लोबल कैटालॉग सर्वर, इसका भी हमारा डेडिकेटेड सेशन रहेगा, छोटा सा टॉपिक है। और इंटरव्यू में यही चीजें पूछती हैं
कि व्हाट इज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, क्या यूज है। अगर मेरा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर मेरे नेटवर्क में डाउन है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। आई विल टेल यू सम इंपॉर्टेंट गाइस, जब भी हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक के रिलेटेड इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, आई विल टेल यू, ताकि एटलीस्ट आप आराम से देखिए विंडोज माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ऑपरेटिंग जो आप एमसीएससी के अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ, आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनमें पूछे क्या जाते हैं और घूम फिर के एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर इंपॉर्टेंस होती है, और वो चीज़ अगर नेटवर्क में डाउन हो जाएगा तो आपको नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा। तो इंटरव्यू आपसे वही चीज़ें पूछता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको जैसे जी कल ही बताया था कि जब मैंने 40 लोगों जब इंटरव्यू के लिए आए थे तो मैं ही सिलेक्ट हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने इतनी तैयारी कर ली थी, मैं सिर्फ ढूंढता हूँ कि प्रॉब्लम्स कैसी आ सकती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो हम जब जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल कैटलॉग के बारे में बात करेंगे, और इंटरव्यू का ध्यान रखना 100% मैं लिख के दे सकता हूँ उसको मैं, कि आप अगर एमसीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सर्वर की ऑपरेटिंग सर्वर के बारे में या एक्टिविटी के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपसे 100% ग्लोबल कैटलॉग के बारे में पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, आपने बता दिया। क्या इशू आएगा अगर मैं ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बंद हो जाएगा नेटवर्क में, अगर डाउन हो गया तो क्या हो जाएगा, आई विल टेलिंग यू, डोंट वरी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे जब हम लोग। तो फिलहाल के लिए हमें इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि जब पहला डोमेन कंट्रोलर हम बनाते हैं वो डीएनएस सर्वर भी होता है और साथ साथ वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी होता है, तो आप इसको अनटिक नहीं करेंगे। साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये भी एक काइंड ऑफ डोमेन कंट्रोलर होता है। डोमेन कंट्रोलर हमारे में कई सारे टाइप्स हैं, जैसे होता है हमारा एक मास्टर डोमेन कंट्रोलर, एक होता है बैकअप डोमेन प्राइमरी डोमेन, एक होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, एक होता है बैकअप डोमेन कंट्रोलर, एक होता है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, एक होता है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर। हर डोमेन कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे, हर डोमेन कंट्रोलर को हम डिप्लॉय करेंगे, हर डोमेन कंट्रोलर पे हम काम करेंगे। तो बैक अभी के लिए क्योंकि पहला डोमेन कंट्रोलर है तो दिस इज द प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अब जो हमें डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करना है दैट इज द पीडीसी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। हाँ जी बताइए, किसी ने कुछ पूछने की हैंड रेज करी है? सर एक जनरल क्वेश्चन था जी कि सर जस्ट एमसीएस से की बेस पे भी आपको जॉब मिल सकती है? 100%। ठीक सर, ठीक है, यानी बिल्कुल 2.5 मंथ। बिल्कुल। ठीक है सर। हमारे को मैंने अपना पहला करियर, मेरा जो पहला जॉब था वो एमसीएससी के बेसिस पे ही था। ठीक है, आई हैव अगर आपको कोई नेटवर्किंग वगैरह सीसीएनए नहीं है? नहीं, नेटवर्किंग वगैरह तो आपके प्लस पॉइंट हो गया इसके लिए, ठीक ठीक दिस इज अ ठीक। प्लस पॉइंट, एड ऑन चीज है। विंडोज सर्वर आप, क्योंकि देखिए अभी विंडोज सर्वर के अंदर मैं ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि कोरिलेट करता है नेटवर्किंग से। यू हैव डन नेटवर्किंग, आप नेटवर्किंग कर भी रहे हो तो आपको आइडिया है चीजों के बारे में, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, आपको क्लियर हो जाएगा चीज, पढ़ेंगे। ठीक सर। तो अभी हमारे पास ये डिफरेंट विंडोज सर्वर के टाइप्स है। अब यहाँ पे पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे एक पासवर्ड है, यहाँ पे लाइन लिखा है द डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड। देखो मैं जो स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम देना, आई विल गिव यू द नोट्स। ये एक एक ऑप्शंस को मैं लिख के आपको भेजूंगा कि इन ऑप्शन का क्या यूज है, ताकि आप के पास ये नोट्स रहें और इंटरव्यू में आपको बता पाए। तो द डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड ये एक पासवर्ड है जो आप सेट करते हैं। अब हालांकि हमने जो पासवर्ड हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का रखा था admin @123, वही हम पासवर्ड रख देते हैं। सॉरी शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, admin @123, admin @123, ओहो ADMIN @123, ADMIN @123, मैंने पासवर्ड admin 123 रखा। अब ये क्या होता है इसको मैं आगे बढ़ के बताऊंगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा कि ये एक्चुअली आपका एक रीस्टोर मोड सेटअप है। लेट्स से आपका एक्टिविटी क्रैश कर जाता है, आपका एक्टिव डायरेक्टरी क्रैश कर जाता है, ठीक है, या आपके बाय मिस्टेक किसी यूजर से कोई ऐसी चीज डिलीट हो जाती है जिससे आपके पूरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई, तो उसको हम कैसे रिकवर करेंगे? रिकवर करने के टाइम पे हमसे ये डीएसआरएम का पासवर्ड पूछा जाता है। तो जो डीएसआरएम का पासवर्ड आपने सेट किया है इसको सिक्योरली कहीं पे नोट करके रख लें, क्योंकि कल को अगर कोई फ्यूचर में खुदा ना खास्ता कोई इशू आ जाए और आपको ऐसा टाइम कहे कि आपको एक्टिविटी को रिस्टोर करना है, तो ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन टाइम आपसे आपका जो डोमेन कंट्रोलर है वो आपसे क्या पूछेगा? डीएसआरएम पासवर्ड पूछेगा, जो इस टाइम आपने सेट किया होगा। कई लोग करके भूल जाते हैं, अगर आपका हालांकि आप भूल जाओगे उसका भी तोड़ है मेरे पास। अगर हम डीएसआरएम का पासवर्ड भूल गए फिर क्या करेंगे सर? उसका भी सोल्यूशन है, बट भूलना क्यों है? बट अगर भूल गए तो उसका भी सोल्यूशन है, ठीक है। ये भी इंटरव्यू में पूछा था, इफ आई फॉरगेट माय डीएसआरएम पासवर्ड हाउ कैन आई रिकवर इट? क्योंकि मेरे नेटवर्क में एक्टिविटी मेरी क्रैश हो गई है, कुछ डिलीट हो गया है, आई वांट टू रिकवर माय दैट सर्विसेज,
तो मुझे डीएसआरएम का पासवर्ड चाहिए, बट डीएसआरएम का पासवर्ड मेरे पास है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, डीएसआरएम का पासवर्ड को रिकवर करेंगे, कैसे करेंगे वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने admin@123 रख दिया और यहाँ पे और अब यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा ये पासवर्ड मिसमैच होगा डेफिनेटली, तब ये, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने अपने डोमेन का नाम क्या रखा है, sitc.local, तो आपका जो नेट बायोस का जो नेम होगा वो sitc, यानी sitc.com, ये आपका डोमेन का पूरा नाम हो गया, बट sitc क्या आपका नेट बायोस नेम है। तो देखो यहाँ पे नेट बायोस का नेम क्या ले sitc, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो एरर है इसको चेंज नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब ये नेट बायोस आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोटोकॉल है, इसका क्या काम है, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ डोमेन कंट्रोलर को बनाने में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ जिस ऑप्शन की इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो बताते चल रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब एक्टिव डायरेक्टरी आपकी इंस्टॉल कहाँ पे होती है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी जो ये ले लो स्क्रीनशॉट, प्लीज आई विल रिकमेंड गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। इंटरव्यू में पूछते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, कहाँ पे होता है, स्टोर होता है, कैन यू टेल मी द लोकेशन। यस, आपके विंडोज के अंदर जो सी ड्राइव के अंदर विंडोज का फोल्डर है, उसके अंदर NTDS का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर एक फाइल बनेगी ntds.dit, दैट इज एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज फाइल। तो आपसे पूछा जाता है कि एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज कहां पे स्टोर होती है, ntds.dit फाइल में। ntds.dit फाइल कहां होती है, सी ड्राइव के विंडोज के अंदर, NTDS के फोल्डर के अंदर। इसके बाद आपके विंडोज में जो भी लॉग्स बनते हैं वो भी आपके इसी फोल्डर में बनती है, NTDS फोल्डर के अंदर बनती है। और एक sysvol फोल्डर होता है। अब ये क्या होता है, ये भी एक इंटरव्यू में पूछा है, व्हाट इज द यूज ऑफ sysvol फोल्डर, टेल मी। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, हर एक चीज के बारे में इंटरव्यू में पूछते हैं, यही छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं कि आप सर्वर के बारे में कितना जानते हो, तो इससे काफी हेल्प होती है। तो फिलहाल के लिए अभी हम सिर्फ लोकेशन नोट कर लीजिए, इसको आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्री रिक्विजिट चेक कर रहा है कि क्या आपके जो भी आपने बनाया, लेट्स से आपने अपने डोमेन का नाम अपने sitc.com रखा, आपका नेट बायोस नाम sitc है, रिव्यू करने के लिए आपका फॉरेस्ट फंक्शन लेवल, डोमेन फंक्शन अपने R2 रखा है। ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग को आपने यस किया हुआ था, DNS सर्वर को भी आपने यस किया था, आपने DNS डेलीगेशन, अभी ये क्या होती है बाद में पढ़ेंगे, नो किया आपने। ठीक है, हमने नो ही रखना है। और ये आपके डेटाबेस की लोकेशन है जहाँ पे स्टोर हो रही है आपकी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको रिव्यू करने के लिए कह रहा है कि जो तमाम चीज़ें आपने वहाँ पे पीछे टिक टिक करते हुए आए हो, एक बार वेरीफाई कर लो कहीं ऐसा कोई चीज़ मिस ना हो गया हो या गलत कॉन्फ़िगर ना कर दिया हो, तो एक बार रिव्यू जरूर कर ले इनको हमेशा। यही एक अच्छे इंजीनियर की और एक अच्छे सिस्टम इंजीनियर की पहचान होती है। आप आंख बंद करके टिक 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 करते चलेगा, बाद में प्रॉब्लम होगी, फंस गए। तो रिव्यू फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे करना है और यहाँ पे आपको वेट करना है। अब ये कुछ प्री रिक्विजिट चेक करेगा जो कि विंडोज के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। वेट करो, अभी ये देखो आ गया, कह रहा है ऑल प्री रिक्विजिट चेक पास सक्सेसफुली, क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन, क्लिक ऑन इंस्टॉल, और ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर बन गया। अब ये सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉल होने के बाद ये रिबूट होगा और रिबूट होके कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। एक और क्वेश्चन था कि जब आपने बताया कि पासवर्ड भूल जाते हैं और फिर पासवर्ड को रीसेट करना है, उसके साथ जो एक्टिव डायरेक्टरी का जो डाटा होगा वो एज इट इज रहेगा या वो भी इफेक्ट होगा? नहीं, इफेक्ट क्यों पड़ेगा, अगर इफेक्ट पड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें वही तो नहीं करना है ना। जी जी जी, सही। ठीक है, पासवर्ड रिकवरी करने से हमारे डेटाबेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक। अब ये इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होकर रिबूट होगा। ठीक है, तो जब तक अभी देखिए ये रिबूट हो जाएगा, कह रहा है यू आर साइन टू अबाउट टू साइन मी आउट, तो 30 सेकंड के बाद ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, और रीस्टार्ट होने के बाद आपका डोमेन कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर? देखिए यस सर, रीस्टार्ट हो गया वो। अब मैं वेट करूंगा इसका, ये देखिए अभी रीस्टार्ट हो रहा है ये। अब आप इसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब ये वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। अरे मेरे को
तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में अभी पूरी सारी सर्विसेज को इंस्टॉल कर रहा है, तो 5-7 मिनट का टाइम लगेगा इसको, तो होने देते हैं, उसके बाद हमारा ये रेडी हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आई हैव टू लीव माई ऑफिस फॉर, अभी मुझे थोड़ी देर में निकलना है 12 के आसपास। तो एक बार इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर कैसे काम करते हैं, कैसे चीज़ें को हम मैनेज करेंगे, वी विल सी द नेक्स्ट क्लास। और हम नेक्स्ट क्लास से हम लोग 2-2 घंटे की क्लासेस लेंगे, ठीक है, मतलब 10 to 12 हमारी क्लासेस रहेगी, 12:30 तक भी जा सकती है, डिपेंड करता है हमारे टॉपिक के ऊपर। बीच में ब्रेक लेना होगा ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ जी पूछिए ना, हैंड रेस करने से पहले कोई दिक्कत नहीं, पूछिए। सर ये सैटरडे को टाइम चेंज नहीं हो सकता क्या? क्या टाइम चाहिए? 1 बजे के बाद कभी भी सर। बाकी लोग 1 बजे का फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, हमारे जो यासिर जी हैं ये, इनको 8 बजे निकलना होता है। आपका कुछ दिक्कत है क्या? हाँ एक्चुअली सर मैं इंडस्ट्री में काम नहीं करता हूँ, आपको बता दें मैं डिफेंस का पर्सनल हूँ, मेरी सैटरडे को छुट्टी नहीं। सैटरडे छुट्टी नहीं होती है, संडे होती है छुट्टी? हाँ संडे को छुट्टी रहती है। ठीक है, तो एक काम करा करे, बस आपके लिए मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, लेट मी, देखिए सो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन ये मेरी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए आ गया ना। अब मैं दोबारा से इसका रिमोट लूँगा, MSTS एक सेकेंड, MSTSC कर लेते हैं और वापस से उसको हम लोग एक्सेस करेंगे। अब हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जब टाइप करेंगे ना, तो ध्यान रखना आप डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर टाइप नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे जाना है मोर पे, एडमिनिस्ट्रेटर, आफ्टर इंस्टॉलिंग द एक्टिव डायरेक्टरी आप यूजर को एक्सेस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर @ लगाएंगे, जैसे हम ईमेल आईडी लिखते हैं वैसे ही, @sitc.local, ध्यान रखना ऐसे ही एक्सेस करना है, एंड देन यू विल से द पासवर्ड। क्योंकि पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो लोकल था, अब क्योंकि उसके ऊपर आपने एक्टिविटी इंस्टॉल कर दिया है, तो ये आपका आप डोमेन एडमिन बन गया, आपका डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटर @sitc.local जैसे ईमेल आईडी लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, और पासवर्ड हम डालेंगे और देन ओके करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि इस मशीन के ऊपर डोमेन कंट्रोल इंस्टॉल हो गया। मैं कैसे मानूं? आई विल टेल यू, sysdm.cpl करके टाइप करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे डोमेन, अभी देखिए यहाँ पे लिखा रहा डोमेन, पहले वर्क ग्रुप लिखा रहा था, अब क्या लिखा रहा डोमेन। तो मेरे डोमेन का नाम क्या है? sitc.local, यानी ये मशीन sitc डोमेन का पार्ट है। क्लियर है? और मेरे कंप्यूटर का फुल नाम क्या हो गया? sitcdc01.sitc.local। क्लियर हो रही चीज़ है? यस और नो। और आप टूल पे जाइए, अब देखिए आपकी एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड तमाम ऑप्शंस आ गए, एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी। इज दैट क्लियर? हाँ जी, यस सर, यस सर। दिस इज हाउ डोमेन कंट्रोल डिप्लॉय। कुछ भी नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल ऑप्शंस थे और हमने आज डोमेन कंट्रोल को डिप्लॉय कर दिया। अब इस डोमेन कंट्रोल के ऊपर पहले क्या स्टेप्स रहेंगे, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सबसे पहले आपको कुछ चेकलिस्ट बताऊंगा कि जब हम फर्स्ट डोमेन कंट्रोल को डिप्लॉय करते हैं तो फर्स्ट कुछ तमाम चीज़ें हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आज के लिए। नहीं सर, एक रिक्वेस्ट ये जी, कि ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये आज अगर आप 100% विदाउट फेल, 100% विदाउट फेल मैं एक बार ऑफिस से आज शाम तक आ जाऊंगा रिटर्न, क्योंकि ऑफिशियल ये वाला लैपटॉप मैं घर ऑफिस लेके जाऊंगा नहीं। तो मैं जब रिटर्न आऊंगा शाम को, तो मैं शाम को रिटर्न आने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा 100%। और दूसरा सर, वो जिस तरह आप वो फोल्डर बनाते हैं गूगल ड्राइव में, इसका फोल्डर बना दें, बिल्कुल, ये जो लेक्चर्स रिकॉर्डिंग, वगैरह। हाँ हाँ वैसे हाँ नो, जी, वो रिकॉर्डिंग तो ये तो मैंने डेमो के लिए, मैंने 2 डेमो क्लासेस थे तो मैंने वो भेज दिया। बाकी आप ही लोग की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, 1-2 स्टूडेंट और हैं तो वो कह रहे रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे। मैंने ठीक है, तो मैं ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, ग्रुप के अंदर मैं आपको जैसे फोल्डर बना के वैसे ही भेजूंगा, कोई इशू नहीं है। जी जी सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए मिलते हैं द नेक्स्ट क्लास। ठीक है मन्नू जी, बाय बाय, टेक केयर अगर आप हैं तो। थैंक यू सर जी, थैंक यू ओके, सो मच। ठीक है सुनील जी, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर।